हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो नेचर से एकदम हटकर रहने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर प्लेटो के बारे में। अगर आप यूजी पीजी या पॉलिटिकल या आप नेट की तैयारी कर रही हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेटो, सबसे पहले इसमें हम कंटेंट जान लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो, हम प्लेटो की थोड़ी सी इसमें लाइफ हिस्ट्री जानेंगे। प्लेटो की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है रिपब्लिक, उसमें इन्होंने आइडियल स्टेट के बारे में क्या क्या बताया है उसके बारे में जानेंगे। थियोरी ऑफ जस्टिस और थियोरी ऑफ एजुकेशन। ओके, प्लेटो एथेंस के रहने वाले थे। उनके फादर अरिस्टोन की जीनोलॉजी एथेंस के पुराने राजाओं में होती हुई पोसिडन देवता तक पहुंचती थी और मैट्रिक्लियन का जो संबंधी एथेंस के सबसे फेमस कानून निर्माण करने वाले सोलन के साथ था। ठीक है, देखो प्लेटो का जो रियल नेम था वो एरिस्टोक्लेस था। ठीक है, उनके जो शोल्डर्स थे वो काफ़ी ब्रॉड हुआ करते थे, काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, इसलिए उनके योगा टीचर ने उनका नाम प्लेटोन भी रखा। उनके जो प्लेटो का जो मतलब होता है, वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो चौड़ा चपटा। ठीक है, और जैसे जैसे प्लेटो अपने यंग एज में जाने लगे, उनका इंटरेस्ट किस में जाने लगा, पॉलिटिक्स में। बट उसमें वो इतना कुछ खास तो नहीं कर पाए, बट हाँ वो एक बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर ज़रूर बन गए थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वर्क्स ऑफ प्लेटो। ओके, इनकी इंपॉर्टेंट बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रिपब्लिक है, बट हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटमैन एंड लॉस। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद प्लेटो किससे इतना इन्फ्लुएंस हुए, सुकरात से। सुकरात से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनकी जो थियोरी थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो ज़्यादातर इन्हीं से आई है। देखिए, जो प्लेटो, सबसे पहले तो प्लेटो क्या किस चीज़ से परेशान थे, एथेंस की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की बात हम करें तो सबसे ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते। वहाँ पर सब कुछ ख़राब ही था। जो औरतों की वहाँ पे जो हालत थी वो ख़राब थी, वहाँ पे हर चीज़ ख़राब थी। पेलोपोनेशियन वॉर एक बार जब एथेंस में हुआ तब एथेंस हारा। ठीक है, उसके बाद ही प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए कि एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा मिलिट्री एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लेटो का जो एथेंस को लेकर एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत ही नेगेटिव रहा था। तो वहाँ से तो अब वो क्या चाहते थे कि उनका जो आइडियल स्टेट का मॉडल हो, यानी कि आइडियल स्टेट वो किस तरीके का चाहते थे जिसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं रखना चाहते थे वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट इन प्लेटोज आइडियल स्टेट।
देखो, प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति और राज्य दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इंडिविजुअल और स्टेट दोनों आपस में जुड़े होते हैं। उनका मानना है कि जो राज्य हैं वो पेड़ों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, लेकिन उन व्यक्तियों के जो कैरेक्टर से निर्मित होते हैं, जो उनमें रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव इंटेंशन में कोई गवर्नमेंट चला रही है, जैसे कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी या उनके जो काम है वो अच्छे होंगे, तो स्टेट पर भी उसी तरीके का असर दिखेगा। ठीक है। अगर वही गवर्नमेंट अगर किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ आगे चल रही है, उनकी पॉलिसीज़ किसी के काम नहीं आएगी, तो स्टेट पर उसी तरीके का असर दिखेगा। तो दोनों इसी तरीके से जुड़े हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ द आइडियल स्टेट, द स्टेजेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन। आइडियल स्टेट की इवोल्यूशन की बात करेंगे हम, इसके स्टेजेस किस तरीके से ये विकसित होता है। सबसे पहले स्टेज में हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक स्टेट में एक इंसान यानी एक ह्यूमन को क्या चाहिए, उसकी इकोनॉमिक नीड्स। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसकी इकोनॉमिक नीड्स। वो कुछ भी काम करता है, चाहे वो कुछ भी, वो पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कुछ भी कर रहा है, वो एट द एंड क्या सोचते हैं, हम हमारी इकोनॉमिक नीड्स पूरी हो। ठीक है। प्लेटो का मानना है कि हर एक इंडिविजुअल को ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं। ठीक है। उसके बाद जब उन्हें काम दिया जाए और तब हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का काम करेगा। ठीक है। जिससे फर्स्ट स्टेज के राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग क्लास। ठीक है। सेकेंड स्टेज में वो क्या बात करते हैं कि इकोनॉमिक नीड्स की तो वो बात कर चुके हैं कि मनुष्य जो है, एक ह्यूमन की अगर हम बात करें, वो सिर्फ इकोनॉमिक नीड्स से संतुष्टि नहीं लेता है, उससे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, कुछ ऐसी डिज़ायर्स और होती हैं उनको, लाइक म्यूज़िक की, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, या कला, आर्ट, काफ़ी चीज़ें की उन्हें और भी ज़्यादा अगर डिज़ायर्स उनके अंदर होती हैं। ठीक है। वो बात करते हैं कि इन सब के लिए देखो ज़रूरतें देखो सबकी बढ़ती हैं, तो इन सब के लिए ज़रूरी क्या है, अब भू प्रदेश की ज़रूरत होती है। ठीक है। अ, अब इन सब के लिए क्या होता है, धीरे धीरे वॉर्स होते हैं, युद्ध होने लग जाते हैं। तो अब कौन सा वर्ग सामने आता है सेकंड स्टेज में, डिफेंस क्लास। ठीक है। तो उनके लिए डिफेंस क्लास जो है, जो सैनिक वर्ग है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है। तो अब प्लेटो बात करते हैं थर्ड स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूसिंग क्लास, सेकंड में डिफेंस क्लास, और थर्ड में अब आते हैं तीसरा जो चरण है, वो तब शुरू होता है जब सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो राज्य के रीजन यानी कि स्टेट के रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। इसी में से निकल कर आता है, उनके अकॉर्डिंग सैनिक वर्ग के लोगों में स्पिरिट होती है, रीज़न होती है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सिर्फ रीज़न होता है। ठीक है। उन्हीं लोगों को वो क्या कहता है, फिलोसफिकल रूलर मानता है। ठीक है। तीसरे स्टेज में सैनिक वर्ग से ही निकल कर आता है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सिर्फ विवेक होता है, सिर्फ रीज़न होता है, लाइक कोई बहुत ही पेशेंस वाले लोग रहते हैं, तो वो गुण वो मानते हैं कि विवेक से ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, यानी कि जिनमें रीज़न ज़्यादा होता है, पाया जाता है, उनमें ही उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, वो ही ज़्यादा लाइक पोलाइट रहते हैं। तो वो यही चाहते थे कि जो फिलोसफिकल रूलर होते हैं उनमें एक पेशेंस लेवल ज़्यादा हो, रीज़न ज़्यादा हो, समझदार ज़्यादा हो। ठीक है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन ले लेते हैं। तो प्लेटो के आइडियल स्टेज की जो
क्रिटिकल इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा जो किया है डनिंग ने, पॉपर, रसेल, इन्होंने। सो देखा जाए तो प्लेटो ने सब कुछ इमेजिनेशन के बेसिस पे किया है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। उन्होंने फ्रीडम छीन ली है लोगों की। वो कहते हैं जिस व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना है। ऐसा पॉसिबल है? कोई भी जिसको जो सुटेबल लगता है वो व्यक्ति वही काम करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो, आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी प्लेटो की जस्टिस थ्योरी, एजुकेशन थ्योरी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।